नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जो एक तरफ तो जुल्म की इंतहा थी और दूसरी तरफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम की वो चिंगारी बनी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। बस यही वो दिन था जो हमारे इतिहास में एक कभी न मिटने वाले एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया। सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन में जो कुछ हुआ उसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की मतलब आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, इस खूनी नरसंहार को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन माहौल कैसा था, क्योंकि त्रासदी से ठीक पहले वो दिन दरअसल एक जश्न का, एक शांतिपूर्ण सभा का दिन था। उस दिन जलियांवाला बाग में कोई 100-200 लोग नहीं, बल्कि करीब करीब 10 से 20 हजार लोगों की भीड़ जमा थी। सोचिए, एक बहुत बड़ी भीड़, पूरा का पूरा बाग लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ वहां जमा क्यों हुई थी। देखिए, इसके दो बड़े कारण थे। एक तो लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैसाखी का त्योहार मनाने आया था। पास में ही स्वर्ण मंदिर में दर्शन करके लोग मेले में शामिल होने के लिए बाग में इकट्ठा हुए थे। और इन लोगों को तो पता तक नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है और सभा करने पर पाबंदी है। वहीं भीड़ में दूसरे वो लोग थे जो अंग्रेजों के जालिम रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे और साथ ही अपने दो बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे। लेकिन ये जो शांति और उत्सव का माहौल था ना, ये अचानक एक ऐसे भयानक नरसंहार में बदल गया जो चला तो सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उसने हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से हुआ। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने 50 सैनिकों के साथ वहां आ धमका। आते ही उसने बाग से बाहर निकलने का जो सबसे चौड़ा रास्ता था उसे अपनी फौजी टुकड़ियों और बख्तरबंद गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। वहां मौजूद निहत्ती भीड़ को हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई, सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया। और अगले 10 मिनट तक एक एक करके पूरे 1650 राउंड गोलियां उन निहत्थे लोगों पर बरसाई गईं। फायरिंग सिर्फ और सिर्फ तब रुकी जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया। और ये सिर्फ भीड़ को हटाने की कार्रवाई नहीं थी। नहीं, जनरल डायर ने जानबूझकर अपने सैनिकों को हुक्म दिया था कि वो भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर निशाना लगाएं। मतलब जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे वहीं गोलियां चलाने को कहा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने जाएं। गोलियां तो रुक गईं, लेकिन उस बाग में दर्द और तकलीफ का अंत नहीं हुआ। असल में इसके बाद जो रात आई वो उस नरसंहार से किसी भी मायने में कम भयानक नहीं थी। सोचिए, गोलियों की बौछार से बचने के लिए भगदड़ मच गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में बाग के अंदर बने एक कुएं में छलांग लगा दी। बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। और इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक इस बात ने बना दिया कि घायलों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ सका। शाम होते ही पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो लोग घायल थे वो पूरी रात उसी बाग में बिना किसी मदद के, बिना पानी के दर्द से तड़पते रहे। कई लोगों ने तो अपने घावों की वजह से वहीं दम तोड़ दिया। अब इस नरसंहार के बाद सच को दबाने की भी बहुत कोशिश हुई। तो चलिए देखते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं और इस पूरी हैवानियत के पीछे की असली वजह क्या बताई गई। जान गंवाने वालों और घायलों की संख्या को लेकर जमीन आसमान का फर्क था। अंग्रेजों ने जो हंटर कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट ने कहा कि 399 लोग मारे गए और इनमें 42 लड़के और एक 7 महीने का बच्चा भी था और करीब 1200 लोग घायल हुए। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जांच की तो पता चला कि असल में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 1500 से ज्यादा लोग घायल थे। लेकिन असली मकसद इन आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनरल डायर के अपने शब्दों में छिपा था। जब बाद में जांच हुई तो उसने खुद ये घिनौनी बात कबूली। उसने कहा, मैं सिर्फ भीड़ को तितर-बितर नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें सजा देना चाहता था, एक ऐसा नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए जिससे लोगों में दहशत फैल जाए। मतलब मकसद साफ था, डराना, धमकाना, आतंक फैलाना। लेकिन डायर का ये दहशत फैलाने का मकसद उल्टा पड़ गया, कामयाब नहीं हुआ।
हुआ ये कि इस एक घटना ने पूरे देश में गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो इस नरसंहार का असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा था और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहले भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से पूरी तरह भरोसा उठ गया और इसी के बाद महात्मा गांधी ने अपना बड़ा सहयोग आंदोलन शुरू किया। दूसरा, इस जुल्म के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और तीसरा, 21 साल बाद इसी हत्याकांड के गवाह सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर पंजाब के उस वक्त के गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर इस नरसंहार का बदला पूरा किया। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। इस एक घटना ने ये दिखा दिया कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है और इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को वो कीमत चुकाने के लिए तैयार भी कर दिया। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की सिर्फ एक घटना एक पूरे देश की आज़ादी का भविष्य तय कर सकती है।